आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पहली क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि ज्योतिष जो है 4 फार्मूलों पे निर्भर करती है, जिस पे पहला है हाउसेज, दूसरा है राशि साइन, फिर है प्लैनेट और फिर है पंचांग। इतना तो आपको पता चल गया था, जिसमें से मैंने कुंडली के भावों के बारे में आपको बताया था कि पहले भाव से दूसरे भाव से और ऐसे ऐसे करके कि क्या देखते हैं हम, तो वो आपको पता चल गया। उसका एक पार्ट में आपको और बता देना चाहता हूँ। आप लोगों को तो वो याद ही हो गया होगा ना, तो उसमें जो है एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि इंग्लिश में और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। हालांकि आजकल हिंदी पढ़े हुए लोग मिलते ही नहीं हैं, ज़्यादातर इंग्लिश वाले ही मिलते हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा और ये आप ज़रा सा ध्यान करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ फंसने वाली बात नहीं है। इंग्लिश में जब भी आप बोलोगे ना तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 5 हाउस ऐसे बोलोगे ना। हिंदी में जब भी आपको कहीं कुंडली बनी हुई मिल जाए या लिखा हुआ मिल जाए, क्योंकि कल के आप ज्योतिषी बन जाओगे, मार्केट में आओगे, तो कई बार लोग क्या करेंगे ना कि आपके सामने पुरानी कुंडली लेकर के आ जाएंगे। जी सन 70 की कुंडली बनी हुई है, पंडित जी ने उसमें हाथ से लिखा हुआ है। आप उनसे पूछोगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइमिंग क्या है, तो वो बोलेंगे हमें तो मालूम नहीं जी, और ये लीजिए कुंडली, जो हमारी कुंडली रखी हुई है, आप ही देख लीजिए कि इसमें क्या टाइम है और क्या डेट है, क्या कैसे है। तो जब आप उनकी कुंडली लोगे ना तो उसमें कुछ ऐसी भाषा लिखी रहेगी जो आपके समझ से परे हो जाएगी। तो उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा हिंदी जानना जरूरी है। जब हम इंग्लिश में बोलते हैं कि ये फर्स्ट हाउस है, सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस है, वो चीज़ आपको लिखा हुआ मिलेगा प्रथम हाउस। इंग्लिश में एक जो कहते हैं, वन कहते हैं, उसको हिंदी में हम लोग प्रथम कहते हैं। इंग्लिश में हम 2 कहते हैं, सेकंड कहते हैं। ऐसे ही जब हिंदी में बात होगी तो उसको हम द्वितीय कहेंगे। आपने सुना होगा अपने घरेलू जीवन में कई बार कि आज प्रथमा है, आज द्वितीया है, तृतीया है। इन्हीं जो हिंदी की गिनती है ये संस्कृत से ली गई है और इसका उच्चारण इस प्रकार से करते हैं: प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और चतुर्दशी के बाद में या तो अमावस्या आएगी और या फिर पूर्णिमा आएगा। इस गिनती को मैं बाद में आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना देखना है कि कई बार होरोस्कोप आपके सामने आएगा, कुंडली आपके सामने आएगी, आप उसमें देखोगे प्रथम भाव, तो आपको चौंकना नहीं है कि ये क्या हो गया। प्रथम मतलब पहला हाउस, द्वितीय भाव, द्वितीय मतलब दूसरा हाउस, तृतीय भाव, तृतीय मतलब 3 नंबर। बस आपको केवल इतना दिमाग लगाना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो उसमें थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, बाकी आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। पहले हाउस में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोच, अप्रोच और फेस ब्यूटी ये सब देखते हैं, उसमें एक एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए। फेस के लिए कभी भी देखना है, आपके सामने कोई बंदा आ जाए, कोई जातक आ जाए और वो बोले जी दांत में प्रॉब्लम है, ओंठ में प्रॉब्लम है, नाक में प्रॉब्लम है, गाल में प्रॉब्लम है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट हाउस देखना है। यानी मुंह, कंप्लीट मुंह के बारे में अगर कभी कोई चीज़ देखनी है तो वो फर्स्ट हाउस से देखनी है। समझ गए? अगर कोई दाहिने कान के बारे में क्वेश्चन करे तो फिर सेकंड हाउस से देखना है। अगर कोई दाहिने आर्म के बारे में, भुजा के बारे में बात करें, मतलब दाहिना हाथ, शोल्डर जो कहते हैं, उसके बारे में कोई क्वेश्चन आए तो आपको थर्ड हाउस में देखना है। अगर कोई हार्ट के बारे में या छाती के बारे में बात करें, क्वेश्चन करें, तो आपको फोर्थ हाउस देखना है। आंती से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आपको 5 हाउस देखना है, मतलब यहीं से देखा जाता है। ठीक है? अगर कोई कमर के नीचे का हिस्सा जो है, जिसको गुप्तांग कहते हैं या जन्नांग कहते हैं, अगर कोई गुप्तांग के बारे में कोई सवाल करे तो आपको छठवां घर देखना है। अगर कोई अपने दाहिने टैंक के बारे में कोई भी क्वेश्चन करे इन फ्यूचर कभी भी, तो आपको छठवां घर देखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अगर कोई महिला आ जाए और वो बोले कि जी
प्रॉब्लम आ रही है, लेडीज प्रॉब्लम है, या फिर जननांग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, या फिर किडनी के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो 7वें घर से देखेंगे। एक चीज़ और बताएं आपको, 6वें घर में आपने क्या देखा अभी तक? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आपका अब तो समझ में आपको सब आ ही रहा है, तो अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी गुप्तांग वगैरह देखे जाते हैं, कमर के नीचे का हिस्सा आगे साइड का, वो सब 6वें घर से देखे जाएंगे। लेकिन कमर के नीचे का हिस्सा जो भी है, और वो अगर बैक साइड का देखना है, जैसे हिप वगैरह देखना है, या बैक साइड जो भी देखना है, आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। सुबह सुबह आके बैठा हूँ यहाँ क्लास में, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। तो वो चीज़ हम 8वें घर से देखेंगे, यानी कमर के नीचे का हिस्सा गुप्तांग, लेकिन बैक साइड का, वो हम 8वें घर से देखेंगे। अगर कोई बाएं टांग के बारे में बात करता है तो भी हम 8वें घर से देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? किडनी वगैरह के बारे में बात करें, 9th हाउस देखेंगे। फेफड़े के बारे में बात करें, 10th हाउस देखेंगे। बाएं भुजा के बारे में, लेफ्ट आर्म के बारे में कोई बात करें तो फिर 11th हाउस देखेंगे। बाएं कान के बारे में कोई बात करें तो फिर 12th हाउस को देखेंगे। ये आपको पता होगा, बड़ी ही जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा जो बहुत कम, ये कभी दिमाग से निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा केस ही आपके पास नहीं आएगा, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कभी कोई आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बंदा पागल हो गया जी, आपने सुना होगा कि कई लोग पागल हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसे लोग पूछेंगे कि मंद बुद्धि का है ये, आप समझ रहे हो मैं क्या क्या कह रहा हूं? मंद बुद्धि से संबंधित या फिर पागलपन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस तीनों को मिला करके प्रोटेक्शन करनी है। ठीक, अभी यहां पे टेंशन और चिंता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको गैप बना के रखना है। आपको हर एक चीज अलग तरीके से देखनी है, मतलब ऐसा नहीं कि दाल भात चावल रोटी सब्जी सब एक ही है, आपको गैप बना के रखना है। अगर कोई टेंशन की बात करता है, चिंता की बात करता है, तो आपको 6th हाउस से देखना है टेम्परेरी के लिए। और कभी भी टेंशन चिंता ये जितनी भी होती है टेम्परेरी होती है, ये परमानेंट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जवानी में चिंता हुई थी और बुढ़ापे तक चल रही है वही चिंता, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने कोई व्यक्ति आता है, क्वेश्चन करवाता है, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब वो टेंशन चिंता के बारे में बात करना है तो आपको 6th हाउस से देखना है, क्योंकि वो छोटी है। चिंता टेंशन इतनी लंबी नहीं होती कि 10 साल तक चले, एक ही चिंता, तो वो 6th हाउस से देखना है। लेकिन जब कोई मंद बुद्धि की बात करे कि भाई ऐसे ऐसे मेरा दोस्त है या कोई भी है वो मंद बुद्धि का है, उसको समझ में नहीं आता। कई बार आपने देखा होगा मंद बुद्धि के बच्चे होते हैं ना, उनका एक अलग आश्रम भी होता है, उनका अलग स्कूल होता है, उनका सब कुछ होता है। ऐसे अगर कभी आपको प्रोटेक्शन करनी पड़े तो फर्स्ट, सेकंड और 12th हाउस से देखा जाएगा। इतनी चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद में आगे का बात करते हैं। अभी समझ में आ गया आपके? ये क्वेश्चन बहुत कम आएगा जब आप आगे ज्योतिषी लाइफ में जाओगे, ज्योतिषी जीवन में जाओगे, तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। लेकिन आपको रिसर्च करनी है, कभी कुछ जानना है, तो ये आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता रहे, क्योंकि कहीं भी किताब में लिखा हुआ ये नहीं मिलेगा। एक चीज़ मैं फिर बताना चाहूँगा कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये किताब में बहुत कम मिल सकता है। किताब में मिलेगा, जो जनरल चीज़ें हैं वो किताब में मिलेंगी, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो किताब में लिखाई नहीं जाती, तो इसके लिए आपका जानना जरूरी है। पागलपन और मंद बुद्धि के लिए कभी भी अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपको फर्स्ट, सेकंड और 12th तीनों हाउस को मिला करके देखना है। अब आपके इतना समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, आज दूसरे क्लास में बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पहले क्लास में बताया था कि ज्योतिष जो है केवल 4 फार्मूलों पे आधारित है। जैसे एक कुर्सी होती है ना, कुर्सी की 4 टांगे होती है। जब हम कुर्सी पे बैठते हैं ना, तो आप कभी देखोगे कुर्सी में, ये देखो सामने में बैठा हुआ हूं, तो 4 टांगे बनी हुई हैं। और ज्योतिष में भी जो एक प्रोटेक्शन की कुर्सी है, जो भविष्यवाणी की कुर्सी है, उसमें भी 4 टांगे लगी हुई हैं। पहला है भाव, एक है प्लेनेट, एक है राशि और एक है पंचांग। जैसे उस दिन मैंने बताया था, तो भावों के बारे में आपको पूरी जानकारी हो गई। जो थोड़ी बहुत कमी है उसको आगे हम जोड़ते रहेंगे एक एक करके। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्लेनेट के ऊपर, ग्रह की जो है प्लेनेट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो देखिए जी, ज्योतिष में जो प्लेनेट माने गए हैं वो 9 प्लेनेट माने गए हैं। इतना तो सबको पता है, आपको भी पता है, एक आम आदमी को पता है, सबको पता है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 9 प्लेनेट के नाम बताइए, तो अब जो एक आम बंदा है
और एक ज्योतिषी है, दोनों में फर्क सामने आ जाएगा। भैया 9 प्लैनेट गिनाने हैं तो मैं गिनाना शुरू करता हूं। सुनिए, यह है आम बंदों की, जो ज्योतिषी नहीं है वो बताएंगे जी राहु केतु होता है, 2 प्लैनेट हो गए, हाँ भैया ठीक है। अच्छा चंद्रमा, हाँ जी 3, बुध 4, शुक्र 5, गुरु 6, सूर्य 7, ऐसे बताएंगे। अब आप समझ लीजिए कि ये ज्योतिषी नहीं है। जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं इसको एक ही बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि रिपीट नहीं करूंगा। लोग बोलते हैं मतलब ऊब जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आपको जब भी प्लेनेट याद करना है तो आपको सीक्वेंस में याद करना है, आपको क्रम में याद करना है। ऐसे जैसे मैंने अभी बताया ऐसे उल्टा नहीं बताना है। आपको सबसे पहले बताना है सूर्य। समझ गए? प्लेनेट की जब भी बात होगी पहले नंबर पे आएगा सूर्य, दूसरे नंबर पे चंद्रमा, तीसरे नंबर पे मंगल, चौथे नंबर पे बुध, फिर गुरु आएगा, बृहस्पति, उसके बाद शुक्र, उसके बाद शनि, उसके बाद राहु और उसके बाद केतु। इन्हीं आपको क्रम में याद करना है, क्रम में लिखना है। सूर्य चंद्रमा मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि और राहु केतु। आ गया इतना समझ में? तो आप देखोगे आगे चल के आपको पता चलेगा। ये जो ऋषियों मुनियों ने जो हमारे यहाँ सप्ताह का नाम रखा है ना, सप्ताह मतलब वीक, जो हमारा जो हफ्ता होता है उसका नाम ग्रहों के अनुसार से रखा हुआ है। अब जैसे अभी तो आजकल हम लोग संडे बोल रहे हैं, संडे का मतलब होता है रविवार। रवि सूर्य का नाम है। आप जब इसमें जाओगे, जब आगे डिटेल में पढ़ोगे, तो रवि जो है सूर्य को कहा गया है, इसलिए उसका नाम रविवार है। रविवार मतलब सूर्य के ऊपर उस दिन का निर्धारण हुआ है। ऐसे आप देखोगे तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा का नाम सोम है। इनको सोम भी कहा जाता है, सोमनाथ, मतलब चंद्रमा को शिवजी अपने सर पे धारण किए हुए हैं। अब वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। चंद्रमा को सोम कहा जाता है, इसीलिए चंद्रमा के नाम के ऊपर इस दिन का निर्धारण हुआ है, सोमवार। उसके बाद मंगल ग्रह जो है उसके ऊपर एक हफ्ते में जो एक दिन दिया गया है, मंगलवार। ऐसे ही बुधवार, ऐसे ही गुरुवार, बृहस्पतिवार, ऐसे ही शुक्रवार और फिर शनिवार। इन्हीं 7 प्लैनेट के नाम पे जो ये है, इन्हीं के नाम पे हफ्ते का दिन जो है उसका निर्धारण किया गया है। अभी अगर कोई आपसे बताए कि जी मंगल की रिमेडी करनी है, मंगल का उपाय करना है, तो एक जनरल सी बात है कि आप शनिवार को नहीं करोगे। फिर मंगल का जो दिन निर्धारण किया गया है ना, मंगलवार, उस दिन मंगल का जो है उपाय करना रहेगा। कोई बोले कि जी सूर्य का उपाय करना है, तो अब इसके मतलब आपके समझ में तुरंत आ जाना चाहिए कि सूर्य का उपाय जो है रविवार को होगा, संडे को होगा, क्योंकि वो सूर्य का दिन है। समझ गए ना? तो आपको क्रम में याद करना है। आपको जब भी मैं सवाल करूं कि प्लैनेट कितने होते हैं, तो आपको उल्टा नहीं बताना है, आपको बिल्कुल सीधा बताना है जी। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, ऐसे आपको बताना है। समझ गए ना? अभी चलो ग्रहों के बारे में बहुत जल्दी जल्दी हम इसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद में आगे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर अच्छी तरह से हम समझे ना, अगर आपको ज़्यादा ऐसे थ्योरी समझाऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। आप एक प्रकार से मान के चलो ना कि जैसे एक घर होता है। घर में कौन होता है? आपके घर में आपके बाबा होंगे, आपके पिता होंगे, आपकी अम्मा होंगी, माता जी होंगे, सिस्टर होंगे, बहन होंगे, भाई होंगे, नौकर होंगे, चाकर होंगे, यही होगा ना। बस ये मान के चलिए। समाज है, समाज में कौन होता है? समाज में जी गांव का प्रधान होता है, गांव का जो है चौकीदार होता है, गांव के लोग होते हैं। उसमें कोई मोची है, कोई वकील है, कोई जज है, कोई डॉक्टर है, कोई मोहल्ला भी ऐसे ही बसता है ना। ऐसे ही चलो हम एक चीज़ पकड़ते हैं कि दरबार कैसा होता है। अगर हम अपने मन में कल्पना करें कि पहले लोग जो हिंदुस्तानी में जो कहते हैं ना कि राजा राज करते थे, बचपन में आपने कहानी सुनी होगी कि एक राजा था, एक रानी थे, ये थे, वो थे। तो आज हम राज दरबार के बारे में बात करते हैं कि राज दरबार में अगर ग्रहों को वहां पे बिठाया जाए तो किसकी क्या पोजीशन मिलेगी। पोजीशन देख करके आपके समझ में बहुत कुछ आ जाएगा कि ग्रहों की पोजीशन क्या होती है। अगर एक राज दरबार बनाए हैं हम, तो उसमें जो है सूर्य की पोजीशन राजा की है। अच्छा, सूर्य का आपको अगर कल्पना करनी है कि सूर्य कैसे है, अभी आप ये मत बोलना कि सूर्य एक ब्रह्मांड में एक जो है जलता हुआ आग का गोला है, वो अलग चीज है, उसको ज्योतिष में सम्मिलित नहीं करना है। वो सूर्य है, हमें भी पता है। लेकिन अगर हम एक इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे दरबार में कैसे हैं, तो सूर्य एक राजा है जो सिर पे बिल्कुल मुकुट लगाए हुए बैठा हुआ है,
जैसे राजा लोग बैठते हैं भाई दरबार में, किनारे दास दास लोग खड़े हुए हैं, सेनापति वही हैं, सब कोई वही है, पूरा दरबार सजा हुआ है। उसमें जो है सूर्य को राजा की पोजीशन दी गई है। जलती हुई आंखें, कड़क चेहरा, बिल्कुल बलशाली शरीर, सिर पे जो है मुकुट लगा के बैठे हुए हैं, संतरी सेना और ना सब साथ में खड़ी हुई है। आंखों की जो चमक है ना वो बहुत धूर्त टाइप की है, देखने से डर लग रहा है। राजा को देखने से तो वैसे ही डर लगता है। अब अगर जो आदमी बहुत शरीफ होगा, फकीर टाइप होगा, साधु टाइप होगा, वो राजा नहीं बनेगा। राजा का मतलब है कि दंड देने वाला, राजा का मतलब है युद्ध करने वाला, राजा का मतलब है कि चैलेंज को स्वीकार करने वाला। तो सूर्य की जो पोजीशन है ना वो राजा की है। आप राज दरबार में देख सकते हो कि राजा माना गया है सूर्य को। ऐसे ही चंद्रमा को रानी माना गया है, मतलब एक अच्छी सी रानी जिनके अगल बगल दासियां घूम रही हैं, बढ़िया सिर पे मुकुट है। अच्छा, कलर के बारे में आप एक ध्यान रखना, सूर्य जो है ना उनको हमेशा रेडिश कलर में माना जाएगा, लेकिन एकदम लाल नहीं, थोड़ा सा तांबे वाला कलर लिए हुए, ऐसा वस्त्र पहने हुए हैं कि जो एकदम लाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन गोल्डन भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है, थोड़ा सा लाल टाइप का है, लेकिन तांबे वाला कलर मिक्स करके वो कलर है सूर्य का। इतना चीज़ आप ध्यान रखो। ऐसे ही चंद्रमा को रानी माना गया है, बढ़िया व्हाइट साड़ी में आराम से सिंहासन पे बैठी हुई हैं। थोड़ा मिडिल एज है, 35-40 साल उम्र मान लो आप, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। और दासियाँ किनारे किनारे घूम रही हैं, खूबसूरत है, बढ़िया है, तो रानी हो गई। मरकरी को, जो बुध है, बुध को आप मान लो राजकुमार, एक ऐसा लड़का। अच्छा, एज वाइज अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एज वाइज समझाता हूँ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। इसको ये नहीं है कि कहीं आप किताब छाप दो कि ऐसे ऐसे होता है, नहीं नहीं, वो नहीं करना, आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कि सूर्य की उम्र जो है वो 50 साल का है। राजा तो 50 साल का ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि 15 साल का राजा बन जाएगा, बहुत कम ही चांस होते थे, क्योंकि राजा के भी बाप होते थे ना, तो जब बाप रिटायर होगा तभी बेटा राजा बनेगा। तो आप मान के चलिए कि सूर्य की उम्र 50 साल है, आपको समझने में आसान हो जाएगा। रानी की उम्र 40 साल है, ऐसा पकड़ लीजिए। तो आपको मरकरी की जो उम्र है वो आप 20 साल पकड़ लीजिए। एकदम नव युवक लड़का जो एक राजकुमार है, यानी इन फ्यूचर में राजा बनने वाला है। तो भैया सारा ऐश का जो भी सामान है वो मरकरी के पास है, क्योंकि ये उम्र जो होती है, ये उम्र क्या करने की होती है? खूब खेलने की, मज़ा करने की, नए नए दोस्त बनाने की, नए नए सूचना इकट्ठा करने की। यही वजह है कि मरकरी के बारे में अभी फ़िलहाल इतना जान लो कि एक ये राजकुमार की तरह भूमिका में है, 20 साल के हैं, आराम से दरबार में बैठे हुए हैं। इनको और किसी षड्यंत्र से मतलब नहीं है, केवल अपने एंजॉय से मतलब है। 10-20 फ्रेंड हैं इन्हीं की उम्र के, वो इनके साथ में बैठे हुए हैं। बस इनकी केवल एक ही चाहत है कि पैसा मिल जाए, और आज क्या हो रहा है, न्यूज़ के बारे में जितनी जानकारी है ये सब रखना, आपके समझ में धीरे धीरे आएगा। बस ये मान लीजिए कि मरकरी जो है राजकुमार की भूमिका में है। हरे कलर में है, ये हरे कलर का वस्त्र पहने हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही मजाकिया टाइप के हैं, इंजॉय करने वाले। समझ में आ गया? अभी आगे चलें तो उसी दरबार में एक तरफ कुर्सी लगी हुई है और राजगुरु बैठे हुए हैं। जैसे पूरा राज दरबार लगा है ना, तो उसमें राजगुरु बैठे हुए हैं, उनको आप गुरु मान सकते हो। बृहस्पति, क्या है बृहस्पति का रंग, कैसे पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं और वो भी बहुत कम, शरीर खुली हुई है। एक आप मान लीजिए कि एक धोती टाइप का, एक दुपट्टा टाइप का कंधे पे रखे हुए हैं, आप ऐसे समझ लीजिए। मतलब पीला वस्त्र धारण किए हुए, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। उम्र में आप मान लीजिए कम से कम 60-70-80 साल के, थोड़ा बुजुर्ग अवस्था में है। चेहरे पे बहुत अच्छी चमक है, हाथ में कमंडल है, एक हाथ में छड़ी है, कुर्सी पे विराजमान है। बहुत ही सौम्य, बहुत ही गंभीर टाइप के व्यक्ति, दीन दुनिया से विरक्त टाइप के। तो आपको समझ में आ गया, बहुत ही अच्छे हैं, किसी का बुरा ना करने वाले, सबका भला करने वाले। ऐसी पोजीशन में अगर आपको राजगुरु के किसी के बारे में इमेजिन करना है तो वो गुरु के बारे में करना है। अभी शुक्र की जो है इमेजिन करना है, तो अब आपको यहां पर 2 इमेज करना पड़ेगा। पहला तो आप ये समझिए कि ठीक जुपिटर की तरह ही, गुरु की तरह ही एक गुरु और है, लेकिन वो व्हाइट वस्त्र में है। देखिए, गुरु में और शुक्र में दोनों ही तपस्वी हैं, दोनों ही बड़े क्लास के उच्च स्तर के साधु हैं, उच्च स्तर के तपस्वी हैं, सब कुछ ठीक है। बस केवल एक अंतर है,
वहाँ पे वो पीला वस्त्र धारण किए हैं, यहाँ पे ये मेटालिक चमकीला और महंगे वस्त्र धारण किए हुए हैं। वहाँ पे वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी जटा बनी हुई है और बैठे हुए हैं। यहाँ पे शुक्रदेव जो है मुकुट लगा के बैठे हुए हैं। वहाँ पे वो रुद्राक्ष की माला पहने बैठे हुए हैं गुरु, और यहाँ पे ये आप मानिए कि ज्वेलरी पहन के बैठे हुए हैं। देखिए साधु हैं, जुपिटर भी बहुत बड़े साधु हैं और जो है तपस्वी हैं, और शुक्र भी बहुत बड़े तपस्वी हैं। दोनों में केवल एक अंतर है कि जो गुरु है ना वो भोग विलास से विरक्त है, उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है। अब शुक्रदेव के अंदर क्या है कि ये साधु तो हैं, बहुत बड़े साधु हैं, लेकिन विलासी साधु हैं। यानी दिन में तपस्या करते हैं और रात में भोग करते हैं, आप ऐसा मान के चल सकते हो। ठीक है, बड़ी से बड़ी तपस्या होगी जो गुरु नहीं कर पाएंगे, जो जुपिटर नहीं कर पाएगा वो शुक्रदेव कर लेंगे। लेकिन शुक्रदेव के अंदर एक ये भी है कि ये दिन में तपस्या करेंगे, रात में तपस्या करेंगे, 6 महीने के बाद जब लौटेंगे तो एक प्रकार से भोगी साधु हैं। इनको नृत्य भी चाहिए, इनको अप्सराएं भी चाहिए। कहने का मतलब है, आप समझ ही रहे होगे, भोग विलास वाले हैं। इनको दासियां भी चाहिए, इनको मधुशाला भी चाहिए, लेकिन इनको तपस्या भी चाहिए। कहने का मतलब ये साधु हैं लेकिन विलासी टाइप के हैं, और जो गुरु हैं वो साधु हैं लेकिन जेन्युइन साधु हैं, उनमें कोई ऐब नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। तो ये हो गया शुक्र में और गुरु में अंतर हो गया। लेकिन शुक्र के 2 रूप ज्योतिष में माने गए हैं। एक तो ये वाला रूप माना जाएगा, और एक आप राजकुमारी का रूप मान लो। जैसे मरकरी को अभी आप राजकुमार मान रहे थे ना, ऐसे एक राजकुमारी मान लो आप, और उसकी उम्र आप 15 साल पकड़ लो। मैं आपको उम्र समझाने के लिए कह रहा हूं। 15 से 18 साल के बीच में एक राजकुमारी है जो उसी दरबार में विराजमान है। अब उस दरबार में राजकुमारी को क्या होगा, बढ़िया सोने का मुकुट लगा के, प्लेटिनियम का मुकुट पहन करके बैठी हुई है, ज्वेलरी से लदी हुई है, खूब महंगे से वस्त्र पहने हुए हैं, अगल बगल में दासियां घूम रही हैं, सखी हैं, सहेलियां हैं। उसका जीवन क्या रहेगा, बाग में घूमना, नई नई चीज़ खरीदना, नई नई चीज़ पहनना, इंजॉय करना, सुख करना, बस। मतलब धन संपदा की खान। शुक्रदेव को आप 2 रूप में मान सकते हो, एक तो तपस्वी लेकिन भोगी, और दूसरे जो हैं वो आप मानोगे राजकुमारी की तरह। यानी सब कुछ अच्छा ही है, शुक्रदेव में कुछ बुरा नहीं है। समझ में आ गया? बाकी आप किताब पढ़ोगे, किताब आपको दे रखा है मैंने, और किताब पढ़ोगे तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा। तीसरा जो है, अब आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव को यहाँ पे 4th क्लास जो है ना, 4थी श्रेणी, उसमें रखा गया है, नीचा काम करने वाला। जैसे आप मान लीजिए कि एक 80-90 साल का बूढ़ा आदमी है, फटे से कपड़े पहने हुए हैं, पके हुए बाल हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, आंख खुली हुई है, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है, पुराना सा चश्मा लगा के, आप ऐसा समझ सकते हो। है नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब अब 80-90 साल का बूढ़ा, वो भी एकदम बिल्कुल फटे हाल में, जिसकी हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल सेहत नहीं बनी हुई है, फटे से वस्त्र पहने दरबार में एक साइड खड़ा हुआ है, बैठा भी नहीं है, खड़ा हुआ है। मतलब बिल्कुल दरबार के साइड में। देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पे जितना 4th क्लास का काम होगा ना, झाड़ू पोछा लगाने वाला, वो सब यही करेंगे। उनको जो है शनिदेव का दर्जा उस दरबार में इनको मिला हुआ है। अभी यहाँ पे टोकना मत कि ये शनिदेव तो सूर्य के पुत्र हैं, वो स्टोरी बाद में। अभी आप फिलहाल ये समझिए कि दरबार में अगर जानने की कोशिश करेंगे तो सूर्यदेव राजा हैं, चंद्रमा रानी है, मरकरी जो बुध है वो राजकुमार है, शुक्र राजकुमारी है, और 2 साधु बैठे हुए हैं। एक को राजगुरु की पदवी मिली हुई है जो गुरु है, और दूसरे और बैठे हुए हैं शुक्रदेव, लेकिन उनको भोगी की पदवी मिली हुई है। मतलब साधु हैं लेकिन भोगी टाइप के। समझ में आ गया? अभी वहां पे एक सेना भी खड़ी हुई है, सेना के भी लोग होंगे, पुलिस के भी लोग होंगे, सभी लोग होंगे ना, प्रधानमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, क्योंकि दरबार में तो यही लोग होते हैं। तो वहां पे जो सेनापति खड़ा हुआ है वो मंगल है। कैसा है? छोटे छोटे बाल हैं, लाल चेहरा है एकदम, बिल्कुल आंखों से एकदम अंगार बरस रहा है, आप ऐसा समझिए। चौड़ा सा सीना है, चौड़ी भुजाएं हैं। मतलब देखने से ही लग रहा है कि एक मल्ल योद्धा खड़ा हुआ है, जिससे दरबार में किसी को भी जीत पाना मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया मंगल की भूमिका, देखने से डर लगने वाला। सब लोगों को पता है, जो भी वहां आएगा उसको पता है कि अरे भैया ये तो जो खड़े हुए हैं ये योद्धा है, और ये शायद सेनापति होंगे। जैसे वो पहनते थे ना जो है सीने पे कुछ ढाल वगैरह पहनते थे, तलवारें लिए खड़े रहते थे पूरे लड़ने की मुद्रा में। तो सेना खड़ी हुई है, और सेना के सबसे आगे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, खुखार टाइप का, एकदम लड़ाकू टाइप का,
सेनापति की पदवी मान लो, उसको हम मंगल से देखेंगे। अगर आजकल की व्यवस्था में कहो तो जो पुलिस है, पुलिस का जो हेड है वो मंगल माना जाएगा। ठीक है, तो ये सातों प्लेनेट आपके सामने खड़े हो गए राज दरबार में। अभी राहु केतु कहाँ आएंगे ये आप बोलोगे, तो दरबार से 2 किलोमीटर दूर राहु केतु खड़े हुए हैं, आप ऐसा पकड़ लो। अभी नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। दरबार जहाँ लगा हुआ है ना, दरबार का जो संतरी खड़ा हुआ है ना, एक दीवार खड़ी हुई है, दीवार के अंदर दरबार लगा हुआ है, ऐसा आप समझ लो। तो दरबार से 2 किलोमीटर दूर जो है ना राहु केतु खड़े हुए हैं, वो भी दरबार की तरफ ही देख रहे हैं। आप ऐसा इमेजिन करके चलिए। अभी अब क्या चीज किस के ऊपर किसका राज्य है वो बाद में बताएंगे, तो अभी आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपके समझ में जल्दी से आ जाए। सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, गुरु जो है वो राजगुरु हैं, शुक्र जो है वो राजकुमारी है, बुध देव है वो राजकुमार है, शनि जो है वहां पे दास है, नौकर है, मंगल जो है वो सेनापति है। इसी तरह से आपको ग्रहों का इमेजिन कर लेना है और आज के समाज में इनको वहां से रिलेट कर देना है। तो कैसे करना है? ऐसे करना है कि आपके घर में अगर कोई पिता है या आपके घर का जो मुखिया है, आपका पिता हो गया, चाचा हो गया, मौसिया हो गए, ये सब जितने भी हैं ये सूर्य को बिलोंग करते हैं। अगर आगे चल के इन फ्यूचर में आपको सूर्य का उपाय करना है या सूर्य कैसा आपको रिजल्ट दे रहा है, ये आपको अपने बाप की जो स्थिति देख करके पता चल जाएगी। अगर आपका बाप आपको बहुत प्यार करता है, शाम सुबह आपको दुलार करता है, लाड करता है, हमेशा आपके साथ खड़ा हुआ है, इसके मतलब आपका सूर्य बहुत अच्छा है। जिनका सूर्य खराब होता है वो अपने पिता से दूर रहते हैं, पिता का सुख नहीं मिल पाता अगर सूर्य खराब है तो आपको ऐसे देखना है कि सूर्य जो है आजकल के मौजूदा समाज में पिता को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया आपके? चंद्रमा जो है वो माता जी को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी माता जी हो गई, मौसी जी हो गई, या आपके माता तुल्य जो भी हैं जिनको आप माँ कह के सम्मान दे सकते हो, वो चंद्रमा को बिलोंग करता है। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनको माता का सुख नहीं मिलता, ऐसे लोग माता से या तो दूर रहते हैं या फिर मातृत्व के सुख में कमी बन जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है माता को बिलोंग करता है। आपके समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसको सुन लीजिए। पिता को सूर्य बिलोंग जो है देखा जाएगा और माता जी को कभी देखना है तो चंद्रमा देखा जाएगा। मरकरी आपके इंजॉयमेंट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इसको समाज में देखा जाएगा तो आपकी बुआ हो गई या फिर आपकी भाभी लोग हो गई, अगर इनको कभी भी देखना है तो आपको मरकरी से देखा जाएगा। जैसे मरकरी का जब भी हम उपाय करवाएंगे तो आपको बोलेंगे आपकी बुआ है या आपकी कोई भाभी वाभी हैं, बुआ हो गई, भाभी हो गई, इन सब के बारे में अगर कोई कुछ करना है। हाँ, समाज में अगर किन्नर कहीं दिख रहे हैं तो वो भी मरकरी को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, समाज में जितने भी पुलिस वाले हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, ये सब जो है मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे मिलिट्री वालों की बात मत करना। आजकल के जोशी जो है वो सिखाने जाते हैं तो बोलते हैं पुलिस, दरोगा और जितने भी आर्मी वाले हैं ये सब मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं 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 नहीं, आपको थोड़ा सा अंतर बना के रखना है। पुलिस जितनी भी है, चाहे वो सिर्फ CRPF हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे महाराष्ट्र पुलिस हो, पुलिस जितनी भी है, जितनी वो सब मंगल से रिप्रेजेंट होंगे, आर्मी को छोड़ करके। आर्मी में जितने भी सोल्जर हैं ना वो मंगल से रिप्रेजेंट होंगे, लेकिन राहु देव की छवि उनके ऊपर रहेगी, और जो ब्रिगेडियर होता है ना वो शनि देव से रिप्रेजेंट रहेंगे। आपको अंतर बना के चलना है। अगर कोई बात करेगी DG की, समझ रहे हो, SP की, HSO की, जैसे कोतवाल हो गए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गए, जब इन सब की बात करोगे तो मंगल से आपको देखा जाएगा। लेकिन जब आप एक ब्रिगेडियर की बात करोगे, सेनाध्यक्ष की बात करोगे, जनरल की बात करोगे, तो वहां शनि देव से देखा जाएगा। अब क्यों देखा जाएगा ये आगे बताएंगे, अभी आपको ये समझ में आना चाहिए। जितने भी साधु संत हो गए जो हमारे समाज में रहते हैं, मंदिर के पुजारी हो गए, चर्च के पादरी हो गए, गुरुद्वारे के ग्रंथी हो गए, या फिर मस्जिद के मौलवी हो गए, ये जो है गुरु को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अपनी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड, बोलना नहीं चाहिए लेकिन अब बोलूंगा नहीं तो सीखोगे कैसे, तो इसलिए बोलना पड़ रहा है। गर्लफ्रेंड जितनी भी हैं, या फिर वाइफ है, या फिर आपकी फीमेल फ्रेंड है, लेकिन अपने उम्र की। देखिए फ्रेंड दो तरह के होते हैं,
अब जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल है, आपकी कोई महिला मित्र है जो 50 साल की है, वो आपकी मित्र है, वो सपोर्टर है आपकी, उसके साथ आपका कोई ऐसा मजाक वाला संबंध नहीं रहेगा। मजाक वाला जो संबंध है ना, वो आपके एज में होना चाहिए। जैसे 25 साल के आप हो और लगभग 20-25 साल की कोई लेडीज है जिससे आपकी मित्रता है, उस वो शुक्र बिलोंग करेंगे। समझ में आ गया? वाइफ को रिप्रेजेंट करेंगे, गर्लफ्रेंड को रिप्रेजेंट करेंगे, और आपकी जितनी भी फीमेल फ्रेंड हैं सबको शुक्रदेव रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये सब आपके समझ में आ गया ना। प्लेनेट को समाज में ऐसे लेकर के चलेंगे, राज दरबार की तरह। आपको सब समझ में आ गया। अब ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लगाना है, आज ये आप किताब भी देख लो और आपके समझ में आ जाएगा कि प्लेनेट 9 होते हैं: सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। और 2 प्लेनेट जो हैं राहु और केतु, इनको भी हम लोगों ने स्थान दिया है। अब आते हैं कि राहु और केतु कहाँ पे होते हैं और कैसे बिलोंग करते हैं। देखिए, समाज में जितने भी षड्यंत्र होते हैं, जितनी भी, आप ये मान के चलिए ना कि कोई भी षड्यंत्र करना है, कुछ जाल बुनना है, कुछ प्लान करना है, प्लानिंग जितनी भी होती है, इन सबको राहु देव रिप्रेजेंट करते हैं। जितना भी, जो कुछ भी राजनीति होगी, कूटनीति होगी, या फिर कोई आप षड्यंत्र बना रहे हो कि ऐसा गेम खेलूंगा कि इनको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये सब राहु देव रिप्रेजेंट करते हैं। राहु देव समाज में जो बिलोंग करते हैं ना, वो एक प्रकार से षड्यंत्र के रूप में इनको माना गया है। और केतु देव जो हैं वो भी ऐसे ही हैं, लेकिन वो धार्मिक हैं। मतलब अपना ही अलग झंडा लेकर के अलग, कि नहीं जी हम तो लाल झंडा सबसे अच्छा झंडा होता है। कोई बोलेगा हरा झंडा सबसे अच्छा होता है, कोई बोलेगा काला झंडा सबसे अच्छा होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, तो केतु देव का एक अलग ही है, क्या झंडा उठाए वो अलग ही राह पे चल रहे हैं और जीत पे अड़े हुए हैं। आगे चल के आपको बताऊंगा कि केतु देव से प्रभावित लोग बहुत दूसरे टाइप के माने, जैसे साइंटिस्ट है, केतु देव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि एक जुनून होता है जो कि भैया हम ये करके ही मानेंगे। तो जुनूनी टाइप के जितने भी लोग होते हैं ना, वो केतु देव को बिलोंग करते हैं। समाज में अगर देखा जाए तो आपका नाना हो गया, नानी हो गई, ये सब केतु देव को बिलोंग करेंगे। समाज में अगर देखा जाए तो आपका साला हो गया, ठीक है, या आपका दादा हो गया। आपके पिताजी के जो पिताजी हैं, कौन? दादा जो है वो राहु देव को बिलोंग करेंगे। नाना जो है वो केतु देव, उसको उनको रिप्रेजेंट करेंगे। आपका साला है तो वो राहु देव बिलोंग करेंगे। तो समाज में ऐसे ही लेकर के चला जाता है। यानी जब भी कोई रेमेडी करनी हो, अगर आप चाहो तो एक रेमेडी ये भी करवा सकते हो। कोई आकर के बोले कि जी, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि इनका मरकरी बहुत ख़राब है, तो मैं तुरंत बताऊंगा कि पहली कमी तो ये होगी कि ये बोलने में हकलाते होंगे। मतलब जो लोग हकलाते हैं ना, उनका मरकरी ख़राब होता है। दूसरी बात, बहन से इनकी बहुत कम बनती होगी, इनकी भाभीयों से भी बहुत कम बनती होगी। लेकिन भाई भाभी से एक संबंध होता है ना, कि आपने देखा होगा, कभी घरेलू जीवन में देखा होगा कि अगर छोटा भाई है, भाई छोटा भाई होगा तभी तो उसके भाभी होंगी ना, बड़ा भाई है तो फिर तो भय हो जाएंगे। तो कई बार आप ऐसे ऐसे घर में ऐसे ऐसे संबंध देखोगे कि अगर उस लड़के को कुछ चाहिए तो अपने भाई से नहीं मांगता, वो अपने भाभी से मांगता है कि भाभी जी भैया से बोलो ना मेरे को दिला दे। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है मैं बात करूँगी। तो ये जो संबंध होता है ना, इसके मतलब मरकरी उसका बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो भाई को छोड़ करके मतलब भाभी से जा करके मदद मांग रहा है और भाई से फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मरकरी स्ट्रांग होगा तो बहनों का सुख बहुत मिलेगा, ज्ञान बहुत अच्छा होगा, भाभी का सुख मिलेगा। ऐसे ही कर करके आपको आगे चल के प्रोडक्शन में थोड़ा आपको अच्छा रहेगा, आपकी मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लेनेट के बारे में मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे आप देख लेना कि थोड़ा बहुत जो इधर उधर छूट गया वो आगे हम लोग बताते रहेंगे। तो ये आज हम सीख रहे हैं प्लेनेट के बारे में कि ग्रह कैसे होते हैं। लेकिन जब भी आप मुझसे बोलोगे, जैसे मैंने कभी क्वेश्चन कर दिया ग्रह कितने होते हैं, तो उल्टा मत बताना कि जी मंगल होता है और फिर सूर्य होता है और फिर शनि होता है, ऐसा मत बोलना। जब भी मेरे सामने आप बोलोगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी आप बोलोगे, वैदिक ज्योतिष में जब भी आप बोलोगे, तो आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु केतु ऐसे बोलोगे, ठीक है। एक क्रम में आप बोलिएगा। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लो। याद क्या करना है, ये तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बताते हैं आपको कि क्या करना है।